Hi, my all dear student. This is Shivani from Startup English Classes. How are you all? Hopefully you all would be good. तो आज के सेशन में हम फिर 5 idioms and phrases को देखने जा रहे हैं, जैसा कि हम अभी हाल ही में वोकेबलरी की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में यानी डे फर्स्ट में हमने सिर्फ 4 वर्ड्स सीखे थे। आज हम 4 या 5 वर्ड्स सीखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कौन से सीरीज में चल रहे हैं? idioms एंड phrases की सीरीज हमारी है। तो आज हमारा डे 2 है, तो लेट्स स्टार्ट। तो idioms एंड phrases की सीरीज में आज हमारा डे जो है वो 2 है। डे फर्स्ट में हमने 4 idioms एंड phrases को सीखा था। तो आज का हमारा फर्स्ट वन है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम समय पर या अंतिम क्षण। यानी किसी भी चीज का जब अंतिम समय होगा, लास्ट टाइम होगा, उस समय को हम जो बोलेंगे वो बोलते हैं एट द 11th आवर। जैसे वह अपने अंतिम समय में, यानी वो दुनिया छोड़ने वाली थी, तो किसे याद कर रही थी। या फिर और भी किसी चीज में आप हो सकते हैं, किसी भी एग्जाम की जो लास्ट डेट होती है तब आपको फॉर्म भरना है, तो उस लास्ट समय को आप बोलेंगे एट द 11th आवर। या फिर कोई फॉर्म भरते हैं तो लास्ट डेट जो होती है तो सर्वर काम नहीं करता है, तो आप बोल सकते हैं एट द 11th आवर उस टाइम को। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस में हम इसे फ्रेम कैसे करेंगे? एट द 11th आवर मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम समय पर या अंतिम क्षण में या अंतिम क्षण पर। एज फॉर एग्जाम्पल, as he submitted his application to the manager. He submitted his application to the manager at the 11th hour। यानी He submitted his application, उसने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया टू दी मैनेजर को एट द 11th आवर, यानी अंतिम समय पर। यानी जो एकदम लास्ट टाइम था, लास्ट मोमेंट था उस एप्लीकेशन को सबमिट करने का, एकदम अंतिम समय पर उसने सबमिट की थी। या फिर आप बोल सकते हैं कि whom was she missing at her 11th hour। Whom was she missing at her 11th hour, यानी वह अपने अंतिम समय पर किसे याद कर रही थी। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति दुनिया छोड़ता है या छोड़ने वाला होता है, तो उस कंडीशन में लास्ट में वो किसी का नाम लेता है कि हमारे बच्चे को बुला दो या उनको बुला दो। तो उस कंडीशन में हम पूछें कि whom was she missing या whom was she calling at her 11th hour, यानी वह अपने अंतिम समय पर, अंतिम क्षण में, यानी जीवन के अंतिम समय जो उसका था, उस समय वो किसे याद कर रही थी या फिर किसे बुला रही थी। तो इस तरीके से आप इसे सेंटेंस में फ्रेम करेंगे ये। या फिर आप बोल सकते हैं कि सर्वर डजंट वर्क एट द 11th आवर, यानी किसी भी एग्जाम की जो डेट दी गई होती है उसी डेट को जो होता है वो सर्वर काम नहीं करता है, यानी अंतिम समय पर, अंतिम क्षण में सर्वर काम नहीं करता है। तो इस तरीके से आप बोलेंगे या आप यूज करेंगे एट द 11th आवर। जहां पर आपको एट द लास्ट मोमेंट या एट द लास्ट टाइम बोलना होगा, वहां पर आप यूज करेंगे एट द 11th आवर मीन्स अंतिम समय पर। तो आई होप कि आपको फर्स्ट वर्ड अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज एट होम इन। एट होम इन का मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी परफेक्ट, जिसे हम हिंदी में बोलें तो निपुण।
या फिर दक्ष आप बोल सकते हैं। मैं इस काम में निपुण हूं, मैं इस काम में दक्ष हूं, मैं इस काम में परफेक्ट हूं, मैं इस काम में एक्सपर्ट हूं। तो जहां कहीं भी आपको एक्सपर्ट बोलना होगा या परफेक्ट बोलना होगा या हिंदी में निपुण बोलें या दक्ष बोलें, तो वहां पर आप एट होम इन का यूज करेंगे। एज इट, दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। एज he is at home in teaching, वह पढ़ाने में निपुण है। he is at home in, वह निपुण है, वह परफेक्ट है, वह एक्सपर्ट है in teaching, पढ़ाने में। या फिर आप बोल सकते हैं he is not at home in हिंदी, वह हिंदी में एक्सपर्ट नहीं है, या फिर वह हिंदी में परफेक्ट नहीं है, या फिर वह हिंदी में निपुण नहीं है। तो दिस इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। एट होम इन, एक्सपर्ट या परफेक्ट। जब आप बताते हैं किसी को भी कि मम्मी खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं, वह पढ़ाने में एक्सपर्ट है, तुम झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं एट होम इन, जो कि एक इडियम्स एंड फ्रेजेस है। यानी इडियम्स और फ्रेज की लैंग्वेज में अगर हमें बोलना हो तो हम एट होम इन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। नेक्स्ट वन इज अ रेड लेटर डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। अ रेड लेटर डे मीन्स अ हैप्पी डे, यानी खुशी का दिन। आपके जीवन का जो खुशी का दिन होगा उसे आप अ हैप्पी डे को अ रेड लेटर डे से रिप्लेस कर सकते हैं। अ रेड लेटर डे, अ हैप्पी डे मीन्स खुशी का दिन। यानी आपके जीवन में कई खुशी के दिन होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि देयर आर मैनी रेड लेटर डेज इन माई लाइफ, यानी मेरे जीवन में कई खुशी के दिन हैं। यानी जिस दिन मेरा जन्म हुआ, जिस दिन हम स्कूल में टॉप किए, जिस दिन हमारे यहाँ दीदी की शादी थी, तो कई दिन हो सकते हैं। तो उस सेंस में आप इसे यूज करेंगे। आ रेड लेटर डे मीन्स अ हैप्पी डे, मीन्स खुशी का दिन। फॉर एग्जाम्पल, 15 अगस्त 1947 is a red letter day in the history of India। 15 अगस्त 1947 यानी ये जो 15 अगस्त 1947 है, इज अ रेड लेटर डे, ये एक खुशी का दिन है, या फिर इस दिन जो थी वो एक खुशी का दिन या खुशी का माहौल था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में। यानी भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का जो दिन था वो खुशी का दिन था, मीन्स अ रेड लेटर डे था। या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई भी आप बोल सकते हैं कि 15 जैन इज अ रेड लेटर डे इन माई लाइफ बिकॉज ऑन दिस डे आई केम ऑन दी अर्थ, यानी मैं इस दिन पृथ्वी पर आई थी, इसलिए ये खुशी का दिन है, यानी या फिर मेरे लिए खुशी का दिन है। तो आप किसी भी तरीके से जहां पर आपको हैप्पी डे बोलना हो वो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आज क्लास में टॉप किया है, तो हम बोल सकते हैं कि टुडे इज अ रेड लेटर डे फॉर मी बिकॉज आई स्टूड फर्स्ट इन दी क्लास, क्योंकि मैं कक्षा में प्रथम आई, इसलिए आज का दिन मेरे लिए खुशी का दिन है। तो आई होप कि आपको ये थर्ड वाला भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हमें यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट हमारा हो जाता है अ फेयर वेदर फ्रेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे दोस्तों से हमें बहुत सावधान रहने की भी जरूरत है। अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है अ फ्रेंड ऑफ हैप्पी डेज।
अ फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स अ फ्रेंड ऑफ हैप्पी डेज। यानी आप जानते हैं हमारे पास दो तरीके के दोस्त होते हैं। एक होते हैं जो हर समय हमारे साथ रहते हैं, अगर हमारा अच्छा दिन चल रहा है तब भी हमारे साथ हैं और बुरा है तब भी है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं अगर हमारे पास पैसा होता है या हमारा अच्छा दिन होता है, यानी हमारा सब कुछ कुशल मंगल चलता होता है, तो वो हमारे साथ होते हैं। और जब थोड़ी मुसीबत आती है या हम दिक्कत में जाते हैं या पैसा खत्म होता है तो वो तुरंत भाग जाते हैं, यानी हमारे साथ नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही दोस्त जो खुशी के समय, अच्छे समय, जब हमारे पॉकेट में पैसा है, हमारा जेब गरम है, तो वो हमारे साथ रहते हैं और वो मुसीबत में हमें छोड़कर भाग जाते हैं, फिर वो दोस्त नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति को हम कहते हैं अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी ऐसा दोस्त जो सिर्फ खुशी के दिन में आपका साथ देता है, बाकी किसी बुरी कंडीशन में आपको अकेला छोड़ देता है, तो उसे आप बोलते हैं अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स अ फ्रेंड ऑफ हैप्पी डेज, अच्छे समय का मित्र। यानी समय अच्छा है तो मित्र भी वो आपका अच्छा है, समय बुरा हुआ तो वो चला गया। तो आप समझ रहे होंगे कि ऐसे दोस्त हमारे पास ना हो तभी अच्छा हो, यानी हम बिना दोस्त के हों लेकिन ऐसे दोस्त ना हो कि अगर हमारे पास पैसा है, दिन अच्छा है, तो हमारे पास कई दोस्त हो जाते हैं, लेकिन जब हमारा समय विपरीत होता है, परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो फ्रेंड नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में जो भाग गए छोड़ के, उन्हें ही हम बोलेंगे अ फेयर वेदर फ्रेंड। एज फॉर एग्जाम्पल, इट इज फुलिशनेस टू डिपेंड ऑन अ फेयर वेदर फ्रेंड। इट इज फुलिशनेस, यह मूर्खता है, टू डिपेंड यानी निर्भर रहना, ऑन अ फेयर वेदर फ्रेंड यानी एक अच्छे समय के मित्र पर। यानी ये डिपेंड मत रहिएगा, या ये डिपेंड होना मूर्खता है अच्छे समय के मित्र पर। यानी जब ये आपकी मूर्खता होगी जब आप अच्छे समय के मित्र पर डिपेंड होंगे। तो क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी वो आपको छोड़ के चले जाएंगे और उस समय आप अकेले होंगे, फिर आप मूर्ख समझेंगे खुद को कि यार मैं मूर्ख था, मैंने उस पर विश्वास किया, मैंने उसको इतना सब कुछ दिया, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है तो वो मुझे छोड़कर चला गया है। तो फेयर वेदर फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ हैप्पी डेज। फॉर एग्जाम्पल, इट इज फुलिशनेस टू डिपेंड ऑन अ फेयर वेदर अ फेयर वेदर फ्रेंड। बना लीजिएगा, ईआर छूट गया था। तो अ फेयर वेदर फ्रेंड, तो आप बोल सकते हैं कि आई डोंट लाइक अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी हमें ऐसे दोस्त नहीं पसंद है जो सिर्फ हमारे अच्छे समय में रहते हैं। या फिर कोई ऐसा फ्रेंड हो जो अ फेयर वेदर फ्रेंड हो, छोड़ के चला जाए, बाद में फिर आपके पास आए, तो आप बोल सकते हैं डोंट टॉक टू मी और आई एम नॉट योर फ्रेंड बिकॉज यू आर अ फेयर वेदर फ्रेंड, क्योंकि तुम सिर्फ अच्छे समय के मित्र हो। तो आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। लास्ट वन हमारा है अ मेडन स्पीच। अ मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, या आप बोल सकते हैं पहला भाषण या प्रथम भाषण। जैसे जब कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति होता है, जब वो जीवन में पहला स्पीच देता है, सबसे पहला उसकी लाइफ का जो फर्स्ट स्पीच होता है, उसे ही हम इडियोमेटिक भाषा में बोल सकते हैं अ मेडन स्पीच। अ मेडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। जब कोई व्यक्ति जीवन में किसी भी स्टेज पर पहली बार भाषण देता है तो उसे ही हम कहते हैं अ मेडन स्पीच मीन्स फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण या प्रथम उपदेश, कुछ भी आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहन्स मेडन स्पीच was not liked by the public
पब्लिक। मोहन्स मैडन स्पीच यानी मोहन का पहला भाषण या मोहन का प्रथम भाषण वॉज नॉट लाइक्ड नहीं पसंद किया गया था बाय द पब्लिक यानी जनता के द्वारा। यानी जब आप जानते हैं पहली बार अगर कोई स्पीच देना शुरू करता है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी हेजिटेशन होती है और नर्वसनेस रहती है। तो इस वजह से था, सेंटेंस में हमने एग्जाम्पल दिया है कि मोहन्स मैडन स्पीच, मोहन का पहला भाषण या प्रथम भाषण जो स्पीच था was not liked नहीं पसंद किया गया था by the public जनता के द्वारा। या फिर आप बोल सकते हैं My maiden speech was not good because I was nervous at that time। मेरा पहला भाषण जो था वो अच्छा नहीं था क्योंकि उस समय मैं नर्वस था। आप बोल सकते हैं The maiden speech of our prime minister was very effective यानी हमारे प्रधानमंत्री का जो पहला भाषण था वो बहुत ही प्रभावकारी था। तो इन सेंस में हम इन एडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज करेंगे। ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट हमारा है एट द 11th और मीन्स अंतिम समय। किसी भी, मैं अपने अंतिम समय में अपनी माँ को याद करूंगी, वह अपने अंतिम समय में किसे बुला रही थी। या फिर फॉर एग्जाम्पल ही सबमिटेड हिज एप्लीकेशन टू द मैनेजर एट द 11th और यानी जब एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट, लास्ट तारीख, लास्ट क्षण था उस समय उसने क्या किया था, अपने एप्लीकेशन को सबमिट किया था। या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी एग्जाम की लास्ट डेट होती है, सर्वर काम नहीं करता है तो आप उस समय यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एट होम इन। एट होम इन जो है वो इस सेंस में यूज होता है जहां पर आपको परफेक्ट या एक्सपर्ट बताना हो यानी निपुण या दक्ष बताना हो। एज ही इज एट होम इन टीचिंग, वह पढ़ाने में निपुण है या वह पढ़ाने में परफेक्ट है या एक्सपर्ट है। यानी आप बोल सकते हैं आई एम नॉट परफेक्ट इन कुकिंग, मैं खाना बनाने में परफेक्ट नहीं हूं या फिर एक्सपर्ट नहीं हूं। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज A रेड लेटर डे यानी A रेड लेटर डे का मतलब होता है अ हैप्पी डे यानी खुशी का दिन। तो फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। या फिर आप बोल सकते हैं देयर आर मैनी रेड लेटर डेज इन माई लाइफ। आप बोल सकते हैं टुडे इज A red letter day for me because I stood first in the class। आज का दिन मेरे लिए खुशी का दिन है क्योंकि मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। नेक्स्ट इज अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स अ फ्रेंड ऑफ हैप्पी डेज यानी ऐसा दोस्त जो जब हमारा समय अच्छा हो, हमारे पास पैसा हो, वो हमारे साथ हो और जैसे ही हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए या फिर हमें दिक्कत हो वो हमें छोड़ दें। तो ऐसे दोस्त को हम कहते हैं अ फेयर वेदर फ्रेंड। एज इट इज फुलिशनेस टू डिपेंड ऑन अ फेयर वेदर फ्रेंड यानी अच्छे समय के जो मित्र होते हैं उन पर निर्भर रहना एक प्रकार की मूर्खता है। एंड लास्ट वन इज अ मैडन स्पीच। फर्स्ट स्पीच यानी पहला भाषण, जो आप जीवन में कभी भी पहला भाषण देंगे तो वो आपका अ मैडन स्पीच कहलाएगा। मोहन्स मैडन स्पीच वॉज नॉट लाइक्ड बाई दी पब्लिक। मोहन का पहला भाषण जनता के द्वारा नहीं पसंद किया गया था क्योंकि पहली बार उतनी एक्सपीरियंस नहीं रहती है। तो आई होप कि ये 5 वर्ड्स आपको, पहले हमने 5 वर्ड्स हैं, फिर 5 वर्ड्स को हम अपने इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या समझते हैं। एट होम इनको हम एक्सपर्ट, जहां भी हमें एक्सपर्ट यूज करना होगा एट होम इन लिखेंगे। एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट टाइम जहां लिखना होगा वहां हम एट द 11th और लिखेंगे। अ हैप्पी डे जहां बोलना होगा, लिखना होगा, वहां हम अ रेड लेटर डे का यूज करेंगे। तो हमने इंग्लिश, फिर उसकी इंग्लिश मीनिंग, फिर उसकी हिंदी मीनिंग और फिर 1 एग्जाम्पल्स मैंने लिख के दिए हैं, बाकी 1-2 मैंने बोला है। तो आई होप कि आपको ये 5 वर्ड्स 100% समझ में आए होंगे। किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में हमें इन्हें यूज करना है वो भी आपको समझ में आया होगा। लेकिन
लेकिन अब आपका होमवर्क है कि इन 5 वर्ड्स में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद लगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर और उसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।